नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 का फिजिक्स एनसीईआरटी नोट्स, जिसमें हमारा चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहला पॉइंट है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं। उससे आपको जानने से पहले आपको चीज़ को एक समझना है। जैसे ये होता है, देखिए आवेश। क्यू का मतलब क्या होता है? आवेश होता है। और कोई भी जो आवेश होते हैं, कोई भी जो आवेश होता है वो क्या होता है दोस्तों कि अगर ये आवेश विराम में रहेगा, किस में रहेगा? विराम में, तो ये केवल आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। याद रखना है, ठीक है। और जब कोई आवेश आपका मोशन में रहेगा, किस में रहेगा? मोशन मतलब गति में रहेगा, तो वो आवेश आपको विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ये आपका है क्या कि कुंडली जब रहेगी, कुंडली के चारों तरफ विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और आपका है क्या कि मतलब जब आपका चुंबक रहेगा तो चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो है क्या, सबसे पहले आप याद रखेंगे कि एक स्थिर जो आवेश होता है, यानी कि रेस्ट में जो चार्ज होता है, वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और एक कुंडली के चारों तरफ उत्पन्न होती है। वैसे सिंबल क्या होता है? ई होता है। इसकी एसआई मात्रक की बात करें आप, विद्युत क्षेत्र की एसआई मात्रक का क्या होता है, तो आप याद रखेंगे न्यूटन प्रति कूलम होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। अब इसका फॉर्मूला याद रखेगा, विद्युत क्षेत्र का ई बराबर एफ बटा क्या होता है? क्यू होता है। तो डिफिनीशन क्या पढ़ेंगे? तो किसी चालक के इकाई आवेश के द्वारा लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या सुना? किसी चालक के इकाई आवेश के द्वारा लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। इसे ई से सूचित किया जाता है, अर्थात ई बराबर ए बटा क्यू। इसका एसआई मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन प्रति कूलम होता है। अगर आप इसका बीमा बनाना चाहते हैं, डायमेंशन बनाना चाहते हैं, तो बल की बीमा क्या होगी? एम एल टी के पावर -2, और आवेश की बीमा क्या हो जाएगी? आई टी। तो अब है क्या लिखेंगे सजाकर? एम एल टी के पावर टी। ऊपर वाले चुपचाप, नीचे वाले को आप गुना में लिख देना, पावर का चिन्ह बदलना। इसका पावर कुछ नहीं है, तो +1 है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -1। इसका +1 ऊपर जाएगा तो -1। अब सजाकर लिख लीजिए, एम एल टी के पावर ये -2 रुपया और ये -1 रुपया, कितना हो गया? -3 रुपया। और आई के पावर -1 है तो आई के पावर -1। बीमा को बिग ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो ये रहा आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसका एसआई मात्रक ये हो गया, और ये इसका बीमा हो गया नीचे वाला। और विद्युत तीव्रता कौन सी राशि है? तो आप यही याद रख लेना कि सदिश राशि है। विद्युत तीव्रता कौन सी राशि है? सदिश राशि है। तो अब यह आप देखिए दोस्तों, चुंबक किसे कहेंगे कि जो भी लौह चूर्णों को आकर्षित करता है उसे चुंबक कहा जाता है। जो लौह चूर्णों को आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। और चुंबक की उत्पत्ति यूनान शब्द मैग्नीशिया से हुई है। इसका मतलब लौह चूर्ण को आकर्षित करना होता है, ठीक है। चुंबक का अयस्क मैग्नेटाइट होता है, जिसका अन्य नाम लोड स्टोन भी होता है या लीडिंग स्टोन भी होता है, और इसे मार्गदर्शन का पत्थर भी कहा जाता है। चुंबक के बारे में कुछ परिचय है। फिर चुंबक किसका बना होता है? तो ये पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं कि चुंबक फेरस कोबाल्ट निकल से बनता है। चुंबक फेरस कोबाल्ट निकल से बनता है। चुंबक की खोज 600 BC में गरड़ियों द्वारा हुआ था। ये लोग क्या करते? भेंट चराने जा रहे थे। और भाई साहब, जब भेंट चराने ये लोग जा रहे थे तो उसमें होता क्या था कि इनकी जो लाठी थी, इस लाठी में आपका है क्या कि एक लोहे टाइप का कील लगा हुआ था। अब ये जो कील लगा हुआ था तो वो है क्या दोस्तों कि इनके कीले पत्थर कभी चट्टानों से टकरा जाती, चिपक जाती थी। तो ये समझते कि क्या भूत होता है क्या, तो ऐसा मतलब इन्हें प्रतीत होता था। लेकिन बाद में मतलब पता चला कि नहीं, मतलब साइंटिस्टों ने पता किया कि वहाँ पे चुंबक का क्या है? गुण है। तो आप याद रखेंगे 600 में गरड़ियों ने भेंट चराने वाले थे, उनको खोज किया। और चुंबक की खोज जो है मैग्नेटाइट से अयस्क रूप में होता है, यानी कि Fe3O4 के रूप में। इसे लीडिंग स्टोन भी कहता है। और इसे दिशा सूचक यंत्र जो है चीनियों ने बनाया था। तो चुंबक से दिशा सूचक यंत्र किसने बनाया था? चीनियों ने बनाया। तो चुंबक के श्रेय का खोज किससे जाता है? तो आप याद रखेंगे चीनियों को जाता है। अब है चुंबक के गुण। तो चुंबक के गुण को चुंबकत्व कहते हैं। क्या सुना आपने? चुंबक के गुण को क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहा जाता है। अब चुंबक के कई सारे गुण हैं, आप देखिए। जैसे चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो देखिए दोस्तों, 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक आता है साउथ पोल। एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। और चुंबक कितना भी टुकड़ा में बांट दीजिए तो उसके भी कितने हो जाएंगे? 2 ध्रुव। एक नॉर्थ पोल इसका भी, एक साउथ पोल। नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल।
अब एक बात याद रखिएगा कि अगर जब सेम ध्रुव होगा नॉर्थ पोल, जब सेम ध्रुव होगा, मान लो नॉर्थ पोल, तो उसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण बल। और जब साउथ साउथ रहेगा तो भी प्रतिकर्षण बल, और एक नॉर्थ और एक साउथ होगा तो क्या होगा, आकर्षण बल। मतलब अलग अलग रहेगा। आप मिल सकते हैं, बोल सकते हैं गर्ल्स और बॉयज रहेगा तो आकर्षण बल लगेगा, और बॉयज रहेगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, या गर्ल्स रहेगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, ऐसा समझ लीजिए। तो अगर समान रहेगा भाई साहब, समान रहेगा, एक जैसा रहेगा तो प्रतिकर्षण बल, अगर अलग अलग रहेगा तो आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स लगेगी। तो है क्या दोस्तों, दो ध्रुवों के, इसके दो ध्रुव होते हैं चुंबक के, एक नॉर्थ पोल और एक आता है साउथ पोल। और चुंबक के ध्रुव समान होते हैं, ये प्राकृतिक बल, और ये आपका है क्या, तो प्राकृतिक बल उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों। और तो ये आपका है क्या, चुंबक के ध्रुव क्या होता है, नॉर्थ और साउथ की दिशा में स्थिर है। जब आप किसी चुंबक को लटकाएंगे तो कैसे दिशा में स्थिर होगा, नॉर्थ और साउथ की दिशा में। और ऐसा जो है आपका भू चुंबकत्व के कारण होता है, ठीक है ना, चुंबकीय यामी तरंग। मतलब ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी के अंदर भी एक चुंबक है जो नॉर्थ और साउथ की दिशा में स्थिर, साउथ और नॉर्थ की दिशा में स्थिर है। और ऊपर वाला चुंबक का दिशा क्या है, नॉर्थ और साउथ, और पृथ्वी के अंदर का क्या हो, साउथ और नॉर्थ। याद रखिएगा। चुंबक के ध्रुव पर अधिक बल लगता है और मध्य में कम बल लगता है। चुंबक को स्वतंत्रता पर लटकाइएगा तो नॉर्थ और साउथ दिशा में स्थिर हो जाएगी, और इसके अंदर जो चुंबक होगा वो साउथ और नॉर्थ की दिशा में स्थिर होगा। ये आप इमेज भी नोट कर सकते हो। देखो अब है चुंबकीय क्षेत्र। तो किसी चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। किसी चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका सिंबल क्या होता है, तो इसका सिंबल होता है बी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी बराबर F/Q भी होता है। इसकी एसआई मात्रा क्या होती है, टेस्ला होती है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रा क्या होता है, टेस्ला होता है। और अन्य मात्रा क्या होता है, तो गॉस होता है। और एक गॉस बराबर 10 के पावर 4 टेस्ला होता है, तो एक टेस्ला बराबर 10 × 4 गॉस होता है। ये कौन सी राशि है, तो एक सदिश राशि है। इसलिए इसे किस विधि से जोड़ेंगे, तो सदिश योग के त्रिभुज नियम से जोड़ा जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबक के चारों ओर की काल्पनिक रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब है क्या, इसे डॉट डॉट द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की गुण क्या है, ये ध्रुव पर सघन होती है और ध्रुव पर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। जैसे पोल हो गया तो नॉर्थ पोल से बहुत ज़्यादा निकलती है, और यह उत्तरी ध्रुव से निकलकर, आप ये भी याद रखना, ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर जो है दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। ठीक है। नॉर्थ से निकलकर साउथ को ओर जाती है। ये कहाँ जाती है, ऐसे नॉर्थ से निकलेगी भाई, और कहाँ जाएगी, साउथ में। नॉर्थ से निकलेगी साउथ में जाएगी, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में, फिर अंदर ही अंदर साउथ से नॉर्थ में जाती है। तो यही बात लिखी है, यह उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है और अंदर अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है। यह एक दूसरे को नहीं काटती। यदि वे काटेंगी तो कटान बिंदु पर इनकी दिशा 2 हो जाएगी, जो कि क्या है, असंभव है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है चुंबक के प्रकार। चुंबक के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार, एक प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक। जो चुंबक प्रकृति में पाया जाएगा उसे प्राकृतिक चुंबक कहेंगे, और जो चुंबक मानव की तरफ बनाया जाएगा उसे कहा जाएगा कृत्रिम चुंबक। जैसे आप देख सकते हैं, प्राकृतिक चुंबक, प्रकृति में पाया जाने चुंबक के उदाहरण क्या है, मैग्नेटाइट अयस्क में पाया जाता है। कृत्रिम चुंबक जो है मानव द्वारा बनाए गए चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं, जैसे विद्युत चुंबक का, कंपासीय चुंबक, नाल चुंबक इत्यादि। कृत्रिम चुंबक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी चुंबक, एक अस्थायी चुंबक, एक परमानेंट, एक टेम्पोररी मैग्नेट। अस्थायी चुंबक वैसा चुंबक जिसमें धारा प्रवाहित करने पर चुंबकत्व बना रहता है, तो उसे हम लोग अस्थायी चुंबक कहते हैं। इसे विद्युत चुंबक भी कहा जाता है। आप ये भी रखने, इसे विद्युत चुंबक भी कहा जाता है। ठीक है, अस्थायी चुंबक को। और अस्थायी चुंबक को नरम लोहा का बना होता है, जैसे नाल चुंबक, छड़ चुंबक, चुंबकीय सुई इत्यादि। अब अस्थायी चुंबक, तो इसमें धारा प्रवाहित करने पर चुंबकत्व बढ़ जाता है। ठीक है। और चुंबकत्व अगर धारा नहीं भी हो तो भी ये चुंबक की तरह काम करता है, तो उसे हम लोग अस्थायी चुंबक कहते हैं। अब है क्या, जैसे कि आप देखिए किसका बना होता है, स्टील का बना होता है, जैसे साउंड स्पीकर का इत्यादि का। अब है क्या, मैक्सवेल का नियम। तो मैक्सवेल का नियम क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कि आपका धारावाही चालक है पेन, तो जब किसी धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ा जाता है तो अंगूठा जो है बल को बतलाता है। अंगूठा किसको बतलाता है, बल को। ये जो अंगूठा है किसको बतलाता है, बल को बतलाता है। और जो आपके हाथ की अन्य अंगुलियां है ये चुंबकीय क्षेत्र को बतलाती है। तो ये है मैक्सवेल के नियम के अनुसार, जब किसी धारावाही चालक को पकड़ा जाता है तो देखिए अंगूठा किसको बतला रहा है, धारा को बतलाता है। ठीक है, ये बल को बतलाता है, और हाथ की अन्य अंगुलियां जो चुंबकीय क्षेत्र को बतलाती है। अब है परिनालिका दोस्तों। परिनालिका किसे कहते हैं, कि आप पिक्चर बना लेंगे परिनालिका का। और सबसे पहले रखिए, देखिए ये है नरम लोहा का रोड। तो जब नरम लोहा के रोड को बिना कवर के तार को सर्पिल वाई से लिपटा जाता है तो इस प्रकार की व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। जब नरम लोहा के रोड पर बिना कवर के तांबे के तार को, कैसे तार को, तांबे के तार को सर्पिल वाई से लिपटा जाता है तो इस प्रकार की व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। क्या लिखा है, जब नरम लोहा के रोड पर बिना कवर के तार को सर्पिल वाई से लिपटा जाता है तो इस प्रकार की व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। अब है फ्लेमिंग के नियम।
दोस्तों फ्लेमिंग के नियम भी बहुत आप आसानी से समझ सकते हैं। फ्लेमिंग के नियम क्या होते हैं? तो फ्लेमिंग का दो नियम है, एक दक्षिण हस्त के नियम है। तो दोस्तों है क्या, देखिए बल, गति और चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित धारा के संबंध में फ्लेमिंग ने एक नियम प्रतिपादन किया जिस फ्लेमिंग का नियम कहते हैं। अब टाइप ऑफ दोस्तों फ्लेमिंग रूल, यानी कि फ्लेमिंग के रूल के कितने नियम है? तो दो नियम है, एक बायां हस्त का नियम है, एक दायां हस्त का नियम। सबसे पहले देखें हम लोग बायां हस्त का नियम। तो बायां हस्त के नियम में क्या होता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के 3 अंगुलियों को एक दूसरे को लंबवत फैलाया जाता है। तो अंगूठा बल को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, तो मध्यमा धारा को व्यक्त करेगा। अगर अंगूठा क्या करता है? बल को व्यक्त करता है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, देखिए ये अंगूठा जो है बल को, अंगूठा किसको बतलाएगा? बल को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को। अंगूठा बल को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को। तो ये जो मध्यमा है ये आपको धारा को व्यक्त करेगा। अब दक्षिण हस्त नियम क्या करता है? तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार आप इसमें फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार क्या होता है कि अगर दाहिने हाथ के 3 अंगुलियों को एक दूसरे को लंबवत फैलाया जाए तो आपका है क्या, फैलाया जाए तो अंगूठा चालक की गति को या दिशा को बताता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करेगा। तो मध्यमा जो है प्रेरित धारा को व्यक्त करेगी। ये क्या करेगा? मध्यमा प्रेरित धारा को व्यक्त करता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। इसमें भी 3 बातें आप याद रखना है कि अंगूठा भाई साहब चालक की गति को बता लाएगा और मध्यमा जो है प्रेरित धारा को बताएगा। अंगूठा किसको बतलाता है? अंगूठा याद रखिए, अंगूठा किसको बतलाता है? तो ये चालक की दिशा को बतलाता है, ये गति को बतलाता है। ठीक है, और जो आपका तर्जनी है, तर्जनी ये किसको बतला रहा है? चुंबकीय क्षेत्र को। और जो आपका माध्यमा है, जो मिडिल फिगर है, वो किसको बतलाता है? तो प्रेरित धारा को बतलाता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब चलिए आगे देखते हैं, ये आप पिक्चर भी बना सकते हैं। स्ट्रोड का प्रयोग, तो स्ट्रोड के प्रयोग क्या कहते हैं? तो स्ट्रोड ने बताया क्या, स्ट्रोड ने अपने प्रयोग 1820 में किए। स्ट्रोड जी ने अपने प्रयोग में एक चुंबक को लिया और उसमें धारा प्रवाहित किए। चुंबक के चारों ओर चुंबक से उत्पन्न हुई। मतलब मान लीजिए चुंबक है और इस चुंबक में धारा प्रवाहित किया जाता है तो इस चुंबक के चारों ओर चुंबक से उत्पन्न होता है। इस बात को सबसे पहले कौन बताया? तो स्ट्रोड ने बताया। ये इंपॉर्टेंट है। अब स्ट्रोड ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट सीधे चालक के कारण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। इस प्रयोग में उन्होंने क्या किया? सबसे पहले देखो एक कार्डबोर्ड लिया और इस कार्डबोर्ड में क्या किया? बीचों बीच होल किया। जैसे मान लीजिए आपका कार्डबोर्ड है, अब हमने क्या किया कि इसके बीचों बीच ऐसे होल कर दिया। ठीक है, ऐसे होल कर दिए, ऐसे बीचों बीच क्या कर दिए? होल। अब इसमें क्या किया कि इसको मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इससे हम लोग क्या किया? एक बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं। देखो एक बैटरी को क्या कर दिया? करेंट कर दिया। इसमें वोल्टेज भी लगा है, स्विच एस लगा है जो कि खुला है। अब जैसे हम स्विच एस को बंद करेंगे, इसमें करंट क्या होगी? बहेगी। और इस पर लोह चूर्ण को रख दिया तो ये लोह चूर्ण क्या हो गए? संकेंद्रीय वृत्त का निर्माण किए। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय उत्पन्न होता है। यही बात आपको यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्ट्रोड का प्रयोग आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्ट्रोड जी ने अपने प्रयोग में सबसे पहले एक कार्डबोर्ड लिया और इसके बीचों बीच में होल कर दिए और धारावाही चालक में लगा दिए और बैटरी जोड़ दिए जिसका वोल्टेज भी था, स्विच एस लगा हुआ था जो खुला था। जब कार्डबोर्ड पर और लोचन को छिड़क दिए और सीधे धारावाही चालक कारण चुंबकीय वृत्ताकार उत्पन्न करती है। और जब स्विच एस को बंद किया जाता है तो परिपथ में क्या होती है कि धारा प्रवाहित होने लगती है और लोच चुंबकीय संकेंद्रीय वृत्त का निर्माण करती है। इससे स्पष्ट होता है कि धारावाही चालक कारण चुंबकीय उत्पन्न करती है। दूसरा सेकंड एक्सपेरिमेंट था किसी धारावाही चालक कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। तो इस प्रयोग में क्या लिए उन्होंने, स्ट्रोड जी, कि सबसे पहले एक परिपथ लिए और इसमें एक चुंबकीय सुई को लगा दिए और एक बैटरी को लगा दिए। और इसे बैटरी जो था लगभग कितना वोल्टेज का था? 12 वोल्टेज की थी। ठीक है ना। अब उसमें क्या किया? उसमें धारा जब इसमें प्रवाहित किया इन्होंने, धारा जब प्रवाहित किया तो जो चुंबकीय सुई क्या हुई? विक्षेपित हुई। चुंबकीय सुई क्या हुई थी दोस्तों? विक्षेपित हुई, यानी कि विक्षोभ उत्पन्न हुआ। इससे पता चलता है कि चुंबकीय सुई के कारण भी क्या होती है? आपका किसी धारावाही चालक कारण में चुंबकीय उत्पन्न होता है। आप पिक्चर बना लेंगे सबसे पहले और इसके बाद ये जो बात आप लिख लेंगे। इस प्रयोग में स्ट्रोड जी ने एक परिपथ लिया जिसमें चुंबकीय सुई लगा दी और इसमें एक बैटरी भी लगा दी जिसका वोल्टेज कितना था? 12 वोल्टेज। और इसमें स्विच लगा दिया जो कि खुला था। जब स्विच इसको बंद किया जाता है परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, चुंबकीय विक्षेप उत्पन्न करता है। इससे स्पष्ट होता है कि धारावाही चालक कारण उत्पन्न होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या आती है? रेखीय होती है, याद रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सबसे पहले किसने बताया? तो स्ट्रोड ने बताए थे। आवेश का ऐसे मात्रक आता है? फैराडे होता है। आवेश का मात्रक फैराडे होता है और कूलाम भी होता है। क्या होता है? कूलाम भी होता है। अब है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आप ये भी याद रखना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कौन की है? तो माइकल फैराडे ने। कितने ईस्वी में? 1831 में। और स्ट्रोड ने अपने प्रयोग कब दिया? 1820 में। इस प्रयोग में स्ट्रोड जी ने चुंबक की कुंडली के लिए फिर से चुंबक की कुंडली के पास गाए। तो देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहा जाता है? आप सब आसानी समझिए। मान लो ये आपका कुंडली है, ठीक है।
कुंडली, और किसी कुंडली के पास आप चुंबक को लेकर जाते हो। जब किसी कुंडली को चुंबक के पास लाया जाता है तो कुंडली में क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो इसी को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जब किसी कुंडली के पास चुंबक को लाया जाता है तो कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है, तो इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इंग्लिश में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। तो वही बात लिखी हुई, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे साथियों। अब देखिए यहाँ पर दिया है, ये भी आप स्क्रीन ले लीजिए कि चुंबकीय विक्षोभ उत्पन्न करे स्पष्टता है कि धारा प्रवाहित होती है। अब इसमें दोस्तों है क्या कि मतलब ये खेल कैसे होता है पूरा, अगर एक सिस्टमेटिक वे में समझिएगा तो आप समझ लो कि ये एक फ्लेमिंग लेंज का नियम होता है, उस पर काम करते हैं। लेंज का नियम कहता है कि किसी परिपथ में प्रवाहित धारा की दिशा वह उस कारक का विरोध करती है जिस कारक से उत्पन्न होती है। जैसे कि कुंडली में जो आपका धारा बहेगी, कुंडली में जो धारा बहती है वो मैग्नेट के कारण ही बहता है, ठीक है ना, मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल के कारण। जैसे ये कुंडली में धारा बह जाएगा, ये आपका कुंडली का जो नॉर्थ पोल होगा वो साउथ में बदल जाएगा और इसको प्रतिकर्षित करने लगेगा। और जैसे ही कुंडली को धारा की कमी महसूस होगी, ये फिर से उसको मतलब अपना जो साउथ है वो नॉर्थ में आ जाएगा, और इस तरह जो है ये क्रिया बार बार होती रहेगी। यही बात आप यहाँ पे लिखी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है दोस्तों विद्युत जनित्र, ये क्लास 10 के लिए VVI और 5 मार्क्स है, सॉरी 6 मार्क्स है। सबसे पहली बात यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आप कैसे याद रखेंगे कि विद्युत जनित्र जो है, देखो भाई जनरेटर जो है, जनित्र मतलब ये मशीन है। और कोई भी मशीन आप याद रखना कि कोई भी जो मशीन होती है, कोई भी मशीन होती है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करती है। और भी समझ लीजिए कि मान लो जनरेटर है, तो जनरेटर जो होता है वो स्टार्टिंग में किस में होता है, विराम में होता है, विराम में। अब इसका इसमें चक्की होता है आर्मेचर, उसको घुमाते हैं तो वो किस में आ जाएगा, विराम से किस में आ गया, गति में आ गया। तो जब विराम से गति में आएगा, दोनों को ऐड करोगे आप तो क्या मिलेगा, यांत्रिक ऊर्जा। क्या मिलेगा, यांत्रिक ऊर्जा। और यही यांत्रिक ऊर्जा से आपके बल्ब जलने लगेंगे। मतलब बल्ब कब जलेगा, जब विद्युत ऊर्जा मिलेगा। तो इसलिए भाई विद्युत जो मोटर या जनरेटर या डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो यह एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत में बदलती है। अब इसका सिद्धांत क्या है, ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अभी हमने आपको बताया कि जब किसी कुंडली के पास चुंबक को लाया जाता है, चुंबक में धारा प्रवाहित होने लगती है या कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, तो इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। अब दोस्तों है बनावट, तो आप पिक्चर ये बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप पिक्चर जो है ये भी बना सकते हैं, शानदार पिक्चर है। चलिए, तो इसमें भी आप लिखें मानक चित्र में ये क्या है, मानक चित्र परिपथ है जिसमें प्रबल NH चुंबक है, जिसमें आपके क्या है कि 2 कार्बन के ब्रश B1 का क्या है, B2 है, और 2 प्रतिरोध R1 का क्या है, R2 है। और एक क्या है दोस्तों, ये एक स्विच है, गैल्वेनोमीटर G लगा हुआ है, और एक दीप परिवर्तक है। अब क्रिया विधि देख लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट भी लेते रहेगा। जब आर्मेचर को घुमाया जाता है तो जनित्र में ऐसी धारा प्रवाहित होती है और द्वीप परिवर्तक इसे DC में बदल देता है। नोट, जनित्र में धारा जो प्रवाहित होती है वो फ्लेमिंग के 10 नियम के अनुसार होता है। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो दृष्ट धारा उत्पन्न करने में, औद्योगिक क्रांति में, शादी विवाह में किया जाता है। अब इसी प्रकार विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर को अगर आप समझोगे तो ये स्टार्टिंग में क्या होता है, आप रेस्ट में होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये कम काम करता है, इलेक्ट्रिक जब दोगे तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी को यांत्रिक एनर्जी में चेंज करता है। मतलब विद्युत मोटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और मोटर यांत्रिक को विद्युत में रखेगा। सिद्धांत, ये स्वप्रकृतत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो द्वितीय कुंडली में विद्युत उत्पन्न हो जाता है, ये स्वप्रकृतत्व का सिद्धांत है। अब इसकी बनावट की बात करें तो आप इसका भी बनावट आप पिक्चर से भी याद कर सकते हैं। मतलब ये आपका पिक्चर और ये बनावट लिखी हुई है इधर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसी बात है, मानक चित्र में 2 आपके प्रबल NH चुंबक है और इसमें भी आपके एक आर्मेचर है, ठीक है, 2 आपके कार्बन के ब्रश C1 के पास C2 है, और एक स्विच S लगा हुआ है जो कि खुला है। अब क्रियाविधि को देख लीजिए, जब स्विच S को आप बंद करोगे तो परिपथ में धारा प्रवाहित होगी और मोटर कार्य करने लगेगा। उपयोग, पानी निकालने में, शादियों में, चकाचौंध लाइट जलाने में, पंखा में, आधुनिक कार में इत्यादि में किया जाता है। अब घरेलू परिपथ, तो सबसे पहले विद्युत उत्पादन जो है बड़े टावर या ट्रांसफार्मर्स तक, जो सबसे पहले विद्युत सप्लाई से ट्रांसफार्मर के सहायता से हमारे घर तक वितरण किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि आप ऐसे कनेक्शन समझ लीजिए कि सबसे पहले
क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाएगी और इस इलेक्ट्रिसिटी को आप टावरों के माध्यम से, बड़े बड़े टावरों के माध्यम से हमें क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर आएगा और ये ट्रांसफार्मर हमारे घर तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक को पहुंचा देगी। यही बातें यहाँ पर लिखी गई है। अब देखिए विद्युत उत्पादन के मुख्य रूप से 3 स्रोत हैं, 3 तार हैं, 3 स्रोत है। एक क्या है भाई साहब, जल, हवा, कोयला इत्यादि। अब इंडिया में जो वोल्टेज आती है 220 वोल्टेज 50 हर्ट्ज की, और यूएसए में दोस्तों जो वोल्टेज है 110 वोल्टेज की 60 हर्ट्ज की। और घरेलू परिपथ में 3 तारें होती है। भू संपर्क तार, इसका वर्क क्या है, हाई वोल्टेज को नियंत्रण करना। भू संपर्क जो तार होता है वोल्टेज को नियंत्रण करना। विद्युत प्रेरक तार जो है वो रेड कलर का होता है और भू संपर्क तार ग्रीन कलर का, भी याद रखिएगा। विद्युत प्रेरक तार को जीवित तार भी कहते हैं, ठीक है ना। विद्युत तार किस तार कलर होता है, रेड कलर का। और उदासीन तार कैसा होता है, ब्लैक कलर का, ठीक है, GRB, ग्रीन रेड ब्लैक। घरों में विद्युत आपूर्ति के मुख्य तारे जो है जिससे होती है उसे मेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं, मेंस तार कहते हैं। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरलोडिंग। इसका ऑब्जेक्टिव भी इस बार आया था। जब विद्युत परिपथ में धारा का मान अधिक हो जाता है तो उसे अतिभारण कहते हैं या ओवरलोडिंग कहते हैं। तार में अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है और अधिक ऊष्मा उत्पन्न होने से कभी कभी तारें गल जाती है और इसी घटना को अतिभारण कहता है। अतिभारण घटना ज़्यादातर फ्यूज में होती है और इससे टीवी पंखा जलने से बच जाते हैं। अब लघु पतन को आप देखो, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। शॉर्ट सर्किट, सबसे पहले जब 2 तारें खराब हो जाती है और उसमें तो उस विद्युत परिपथ में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज का मान बढ़ जाता है और आग लगने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। लघु पतन के समय आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि मिट्टी बालू इत्यादि का उपयोग जो है करना चाहिए। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है आपका समाप्त होता है।